Jai Hind friends, myself Sandesh, Senior Research Fellow from Department of Geography BHU, and I am welcoming you all on my channel. So today in this important lecture we are going to discuss on TFR, Total Fertility Rate, and Delimitation Bill and Women Reservation Bill. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी रेलिवेंट टॉपिक। तो दोस्तों हम लोग आज टीएफआर पे बात करेंगे क्योंकि अभी रिसेंटली आपने डेटा देखा होगा, न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ये चर्चा में है कि इंडिया का टीएफआर 1.9 आ गया है, हमारे रिप्लेसमेंट रेट 2.1 के नीचे आ गया है। तो क्या इंडिया भी कहीं डेवलप्ड कंट्रीज में जो प्रॉब्लम आ रही है डिक्लाइनिंग फेज ऑफ पॉपुलेशन या डी पॉपुलेशन का एक इशू हमें देखने को मिल रहा है, एजिंग पॉपुलेशन का एक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, श्रिंकिंग वर्कफोर्स का एक इशू देखने को मिल रहा है। तो ये एजिंग क्राइसिस, श्रिंकिंग वर्कफोर्स, डी पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग फेज ऑफ पॉपुलेशन, फिफ्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, क्या ऐसा कुछ सिनेरियो इंडिया में भी तो नहीं होने वाला है? तो बहुत सारे जब आप इस पे आर्टिकल्स देख रहे होंगे, न्यूज़ में वीडियोस देख रहे होंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको क्लियर कट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा होगा। तो हम लोग ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, रिसर्च के एस्पेक्ट से थोड़ा सा इस पे डीप वर्क करने का काम करेंगे, कुछ डेटा का एनालिसिस भी करेंगे डिफरेंट स्टेट्स के कि वास्तव में मेन पिक्चर, रियल पिक्चर क्या है इस पूरे डेटा के पीछे जो डेटा रिलीज हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो डीलिमिटेशन बिल है, और जो कि वुमेन बिल भी उसी से रिलेटेड ही है, उसी से जुड़ा हुआ है, तो उस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि वो उसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे आपकी जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है या जो पॉलिटिक्स है वो आपकी पॉपुलेशन ज्योग्राफी से कैसे कनेक्ट हो रही है। तो ये कनेक्शन भी समझना हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है इसमें समझना कि टोटल फर्टिलिटी रेट है क्या, व्हाट इज टीएफआर। तो कोई भी महिला अपने रिप्रोडक्टिव एज में कितने बच्चों को, औसतन कितने बच्चों को जन्म दे रही है, तो ये है टीएफआर। और रिप्लेसमेंट रेट क्या है, ये दो टर्म्स हमेशा समझने होंगे। रिप्लेसमेंट रेट क्या है कि जितनी डेथ्स हो रही हैं, तो जो नए बर्थ हो रहे हैं क्या वो उसको रिप्लेस कर पा रहे हैं, पुनः प्रतिस्थापन दर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्म्स हैं, रिप्लेसमेंट रेट और टीएफआर। रिप्लेसमेंट टीएफआर अब आपका क्लियर हो गया। बहुत सारे देशों में टीएफआर 5 से ऊपर है। जब हम लोगों ने एक वीडियो में देखा था, जब हम लोगों ने वर्ल्ड पे एक वीडियो की थी कि क्या विश्व की बहुत सारी आबादी बूढ़ी हो रही है, टीएफआर का क्या क्राइसिस है विश्व के बहुत सारे देशों में। तो वहां मैंने आपको अफ्रीका के कुछ देशों के एग्जांपल्स दिए थे, जैसे हम लोगों ने चाड का एग्जांपल देखा था, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक को देखा था, हम लोगों ने कॉन्गो को देखा था। इवन पाकिस्तान का भी जो टीएफआर है वो 3 से ज़्यादा है। और इंडिया का 1.9 है, बांग्लादेश का एग्जैक्ट 2.1 है। और ये डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बट जो अभी रिसेंट डेटा हमें मिल रहा है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अफ्रीका के देशों में 5 से ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे एक महिला औसतन 5 या उससे ज़्यादा बच्चों को जन्म दे रही है। तो ये टीएफआर है। और वहाँ हम लोगों ने एक दूसरा आंकड़ा भी देखा था डेवलप्ड कंट्रीज का, जिनका टीएफआर 2.1 के बहुत नीचे जा चुका है। तो ये 2.1 नंबर क्या है? 2.1 नंबर ये है रिप्लेसमेंट रेट। मतलब कि अगर किसी देश में कोई महिला औसतन इतने बच्चों को जन्म दे रही है, तो जो डेथ्स होंगी, तो जो नए आएंगे वो उन जाने वालों को रिप्लेस कर देंगे। और आपके देश की पॉपुलेशन में एक स्टेबिलिटी रहेगी, पॉपुलेशन फेज ऑफ पॉपुलेशन की कंडीशन में जा सकते हैं। और अगर आपका रिप्लेसमेंट, अगर आपका टीएफआर, फर्टिलिटी रेट, इसके ऊपर गया, रेट अगर इसके ऊपर गया, तो आपके देश में कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो करेगा, आप ओवर पॉपुलेशन के प्रॉब्लम से जूझेंगे। तो ये सिंपल एक क्लियर कट इसकी डेफिनेशन है। अब ये 2.1 क्यों होता है, इसको समझने के लिए देखिए, दो का तो हम समझ रहे हैं कि अगर अगर ये दो होता रिप्लेसमेंट रेट, ये एक ग्लोबल एवरेज माना जाता है, नॉर्मल। तो अगर ये 2 होता तो हम समझ सकते हैं कि कोई महिला औसतन 2 बच्चों को जन्म दे रही है, तो हमने 2 रखा हुआ है। बट ये 2.1 है, तो ये जो 0.1 इसमें लगाया गया है, ये मुख्यतः जो आप कह सकते हैं कि अगर बच्चों का जन्म हुआ, तो जरूरी नहीं कि जितने का जन्म हुआ वही अपनी पूरी लाइफ को जिएंगे, लॉन्ग लाइफ, पूरे अपने जीवन काल को पूरा करेंगे। तो उस चीज को मैनेज करने के लिए इस 0.1 को लगाया जाता है। तो इस वजह से ये पूरा जो रिप्लेसमेंट रेट आपका, जो एक ग्लोबल हम नंबर लेकर के चलते हैं पूरे विश्व में रिप्लेसमेंट रेट का, उस दर का, वो है 2.1। तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग इस पूरे सिनेरियो को अपने देश के एस्पेक्ट में देखते हैं। अभी रिसेंट में डेटा रिलीज हुआ है, डेटा आपके सामने है। तो
उसमें पहले जो डेटा आया वो आया क्या, राष्ट्रीय औसत आपका 1.9, इतना लोगों ने पढ़ा न्यूज में। तो इससे लोगों को ये लगा कि यार इंडिया में भी हमारे रिप्लेसमेंट रेट के नीचे हमारा टीएफआर जा चुका है, तो क्या इंडिया भी आने वाले समय में डिक्लाइनिंग फेज ऑफ पॉपुलेशन की स्थिति में जाने वाला है, या डी पॉपुलेशन की कंडीशन में जाने वाला है। लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। जब हमने डेटा का प्रॉपर एनालिसिस किया, स्टेट वाइज एनालिसिस किया, तो हमें ये मिला कि अभी भी इंडिया में हमारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनका टीएफआर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देखेंगे बिहार का टीएफआर 2.9, यूपी का टीएफआर 2.6, एमपी 2.4, राजस्थान 2.3, झारखंड 2.2 और छत्तीसगढ़ का भी 2.2 के आसपास है। जो हमारे साउथ के स्टेट्स हैं उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। निश्चित तौर पे ये चीज़ उनके वर्क को दिखाता है, ये रिजल्ट उनकी कहीं ना कहीं उस चीज़ में सफलता को प्रदर्शित करता है। उन्होंने निश्चित तौर पे एजुकेशन पे काम किया होगा, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया होगा, अवेयरनेस इंक्रीज करने पे काम किया होगा। और आप देख सकते हैं तमिलनाडु 1.3, केरल 1.3, आंध्र प्रदेश 1.4, कर्नाटक 1.5 एंड तेलंगाना 1.5। तो अब जो हमारा एक एवरेज है रिप्लेसमेंट रेट का 2.1, इसके ये कितना नीचे है। अगर हम तमिलनाडु का डेटा देखें, अगर हम केरल का डेटा देखें, हम आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का या तेलंगाना का, इन 5 स्टेट का डेटा देखें, तो इनका जो टीएफआर है वो क्या है, निम्न प्रजनन दर, बहुत ही लो टीएफआर है। और इधर इसका देखें तो हाई टीएफआर है। तो एक बड़ा क्लियर कट डिफरेंस हमें नॉर्थ साउथ डिवाइड देखने को मिल रहा है। बिल्कुल क्लियर कट नॉर्थ साउथ डिवाइड हमें टीएफआर के केस में या टोटल फर्टिलिटी रेट के केस में देखने को मिल रहा है इंडिया में। लेकिन जब हम ग्लोबल एवरेज निकालते हैं तो वो आया 1.9, पूरे देश का औसत। क्योंकि इन स्टेट्स ने बहुत मेहनत की है, साउथ के स्टेट ने बहुत वर्क किया है। क्योंकि अगर सभी ने वर्क किया होता तो निश्चित तौर पे जो ये हमारे स्टेट्स हैं हाई टीएफआर वाले, इनका भी कम होता, बट इनका उतना कम नहीं हुआ। साउथ के स्टेट्स का काफी कम हुआ है, तो निश्चित तौर पे इन्होंने उसके पीछे वर्क किया होगा और ये उसका रिजल्ट है, और ये चीज डेटा में शो हो रहा है। लेकिन अब आप देखिए इधर तो काफी कम हुआ, इधर अधिक है, बट जब एवरेज निकला तो वो निकला 1.9। लोगों को लगा कि क्या इंडिया भी उस प्रॉब्लम में जाने वाला है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब आपका देश बड़ा होता है, उसमें वेरिएशंस बहुत होते हैं, डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में कोई भी ग्लोबल एवरेज का डेटा या नेशनल एवरेज का डेटा, एक हम जब पूरे देश के किसी भी आंकड़े को समराइज वे में देखते हैं, एक औसत निकालते हैं, तो वो रियल पिक्चर हमें नहीं दिखाता है। जब भी उसमें वेरिएशन होगा, जब भी देश में वेरिएशन होगा, उसकी ज्योग्राफी में वेरिएशन होगा, पॉपुलेशन में वेरिएशन होगा, तरह तरह के कल्चर्स होंगे। अब इंडिया में आप देखिए सिंपली ये है कि एक तरफ आईटी हब है, बैंगलोर पुणे इस तरह के बड़े शहर भी हैं, और एक तरफ बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, शहडोल या फिर अलीराजपुर, ऐसे ऐसे दुमका, गोड्डा, देवघर, ऐसे ऐसे आदिवासी क्षेत्र भी हैं। मैंने कुछ कुछ जिलों का नाम लिया, झारखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश के। चूंकि मैं पूरी तरीके से आदिवासी क्षेत्रों में वर्क कर रहा हूँ रिसर्च का, तो मैं काफ़ी हद तक उन पूरे क्षेत्रों से परिचित हूँ, स्पेशली मध्य प्रदेश के ट्राइबल एरिया से। तो इससे क्या पता चल रहा है कि देश में वेरिएशन कितना ज़्यादा है। एक तरफ आईटी हब्स हैं, हाईटेक सिटीज़ हैं, और जब हम लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी पढ़ रहे थे, या जब हम लोग रोस्टोव की थ्योरी पढ़ रहे थे, और उसको जब मैंने आपको वहाँ पे उसका एक क्रिटिसिज्म बताया था, तो मैंने यही बताया था कि इन थ्योरीज में आप ये नहीं कह सकते कि यह देश इस स्टेज में है, खास करके बड़े देश जो हैं। अब इंडिया के केस में ओवरऑल तो हम इंडिया को मान लीजिए हमने कह दिया कि थर्ड स्टेज में है, ठीक है, इंडिया थर्ड स्टेज में है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बुक्स में भी यही लिखा रहता है। लेकिन अभी भी इंडिया में बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, हाईटेक एरियाज, जहां पे आपको फिफ्थ स्टेज वाले लक्षण देखने को मिल जाएंगे, और बहुत ऐसे हैं जो अभी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स में है। ठीक, ये स्थिति है। इसी तरीके से आपको जब हम रोस्टोव की थ्योरी देखते हैं, तो रोस्टोव की थ्योरी के हिसाब से अभी भी बहुत सारे इंडिया में ऐसे क्षेत्र हैं जो अभी टेक ऑफ कर रहे हैं, या टेक ऑफ करने के लिए अभी वो इंफ्रा डेवलप कर रहे हैं, और बहुत ऐसे हैं जो हाई कंजम्पशन में पहुंच चुके हैं। तो ये होता है जब इस तरह की जो थ्योरीज होती हैं, या इस तरह के जो आपका डेटा होता है, दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों को आप इस पे लागू कर सकते हैं, तो उसको हम कभी भी बड़े देश पे लागू नहीं कर सकते। ऐसा देश जहां वेरिएशन बहुत हो, डिफरेंसेस ज्यादा हो, सो हाई वेरिएशन हाई डिफरेंसेस, ऐसी कंट्रीज में
कोई एवरेज वाला डेटा लागू नहीं होता है, क्योंकि विभिन्नताएं बहुत होती हैं, विविधताएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और वहीं अगर मान लीजिए कोई देश है, वहाँ पे वेरिएशन उतना नहीं है, कोई जिला बहुत अच्छा है, दूसरा जिला उससे थोड़ा कम है, बट जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है, तो वहाँ पे उतने वेरिएशन नहीं होंगे। तो वहाँ जो एक एवरेज डेटा हमारे पास आएगा, वो एक सही लगभग अप्रॉक्स हमें राइट पिक्चर प्रदान करेगा। तो ये डिफरेंस होता है। और कई बार जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहाँ पे कुछ जिले तो कुछ रीजन्स हाईली डेवलप्ड हो जाते हैं, लेकिन कुछ रीजन्स थोड़े कम डेवलप होते हैं, और कुछ रीजन्स बहुत ही ज़्यादा समस्या में होते हैं। तो ऐसी स्थिति होती है। अब इंडिया में ही आप देखिए, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ झारखंड का। ठीक है, झारखंड में एक मैं नाम लेता हूँ रांची का, और एक मैं नाम लेता हूँ मान लीजिए खूंटी डिस्ट्रिक्ट का। रांची के बगल में ही खूंटी है, या फिर मैं दुमका ले सकता हूँ, मैं गोड्डा ले सकता हूँ, या देवघर भी ले सकता हूँ। तो ऐसे जो जिले हैं, अब दोनों के डेटा में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। रांची कैपिटल है, रांची में निश्चित तौर पे जो अ, लोग हैं वो थोड़ा एजुकेटेड हैं, अगर हम कंपेयर करें आसपास के एरिया से। इसी तरीके से अगर हम मध्य प्रदेश में देखें, तो मध्य प्रदेश में एक तरफ मान लीजिए मैं भोपाल का एग्जाम्पल लेता हूँ, एक तरफ मैं बालाघाट का एग्जाम्पल लेता हूँ। बहुत सारी जगह पे इस तरह का आपको मिलेगा। यूपी में एक तरफ आपके पास मान लीजिए गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ जैसे शहर भी हैं, वहीं दूसरी ओर जो बुंदेलखंड वाला इलाका है, वो उस तरह का इलाका भी है, या सोनभद्र जैसा क्षेत्र भी है। तो डिफरेंसेस ज़्यादा है। अब मुझे लग रहा है कि आप इस पूरे पॉइंट को कैच कर पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे। डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, वेरिएशंस ज़्यादा हैं, विविधताएं बहुत अधिक हैं, और इस विविधता होने की वजह से डेटा में डिफरेंस बहुत ज़्यादा आता है। और जब डेटा में डिफरेंस इतना ज़्यादा आता है, तो जो भी ग्लोबल एक हम डेट जो भी हम एक एवरेज डेटा देखते हैं, नेशनल एवरेज, सिंपल अगर लैंग्वेज में कहें, जैसे राष्ट्रीय औसत, तो वो हमें जो भी नंबर्स देता है, वो एक्चुअल पिक्चर नहीं होती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर 1.9 हमारा रिप्लेसमेंट रेट से नीचे हमारा टीएफआर जा चुका है, रिप्लेसमेंट रेट है 2.1, और हमारा नेशनल एवरेज जो टीएफआर का है वो 1.9 है, तो हम पूरा देश एकदम से ये सोचने लगे कि अब तो हम जो ओवर पॉपुलेशन का क्राइसिस है उससे हम निकल चुके हैं, हमारी पॉपुलेशन में कमी आ रही है। ऐसा बिल्कुल भी अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर पिक्चर आप देख रहे हैं कि कितना नॉर्थ साउथ डिवाइड आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। और इसमें ज़रूरी ये है ना कि नेशनल एवरेज तो चलिए ठीक है, बट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर क्लियर पिक्चर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू रीजनल एनालिसिस एंड स्टेट वाइज एनालिसिस। जब जैसे हम लोग एक स्टेट वाइज एनालिसिस ही कर रहे हैं इस समय यहाँ पे, अब स्टेट वाइज हमने एनालिसिस किया, तो हमें क्लियर कट नॉर्थ साउथ डिवाइड देखने को मिला। अगर हम मान लीजिए हम इस तरह का एनालिसिस नहीं करते, इस चीज़ को ऐसे नहीं समझते, तो ये जो हमें नेशनल एवरेज मिला है, इसी में हम खुश हो जाते हैं 1.9 देख के, कि हमारा तो हमारा आरआर जो है वो, हमारा जो टीएफआर है, नॉट आरआर, आरआर तो आपका फिक्स है 2.1, हमारा जो टीएफआर है वो 2.1 आरआर के नीचे आ चुका है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन रियल पिक्चर क्या है? रियल पिक्चर थोड़ी सी अलग है। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी भी हुई है कि राष्ट्रीय औसत 1.9 क्षेत्रीय असमानता को छुपाता है। So it hides the regional variation, regional differences. So that is very important. अब ये मुझे लगता है कि ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। हम लोगों ने जितना डीपली इस पे समझना था, हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे हम लोग थोड़ा सा वुमेन रिजर्वेशन बिल और डिलिमिटेशन बिल पे बात करते हैं। बेसिकली वुमेन रिजर्वेशन या वुमेन कोटा की जहां तक बात हो रही है, तो वो डिलिमिटेशन से ही कनेक्टेड है। डिलिमिटेशन क्या है? परिसीमन। अब बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो पॉलिटिक्स की चीज़ है, ये यहाँ पे कैसे ऐड हो गई? तो ये ऐड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश में जो सीटों की संख्या है, अगर हम स्पेशली, चूंकि डिलिमिटेशन का जो मेन इशू है वो कहीं ना कहीं हमारा जो लोकसभा का इलेक्शन है, लोग कह रहे हैं कि अगर डिलिमिटेशन होगा, तो आने वाले समय में जो इलेक्शंस हैं उसमें जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, या जो भारतीय जनता पार्टी है, वो जिन एरियाज में प्रभावी है नॉर्थ इंडिया में, उसका ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा। कैसे? क्योंकि अभी आपके यहाँ जो सीटों की संख्या है, नंबर ऑफ सीट्स हैं, चाहे हम लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, तो उसका जो सीटों की जो संख्या है वो बेस्ड है ऑन द बेसिस ऑफ 1970s। उस समय 1970 के दशक में जब सेंसस हुआ, उस समय के उस पे आधारित है। और उसके बाद पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है,
50 साल से अधिक का समय बीत चुका है। चूंकि इतना लंबा समय बीत चुका है तो निश्चित तौर पे कोई, जितने भी आपके प्रतिनिधि हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो पॉपुलेशन राइज हुई है तो निश्चित तौर पे उन प्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। और संख्या कैसे बढ़ेगी? जब आप सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। तो डिलिमिटेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये तो कोई मुद्दा है ही नहीं, ये तो होना ही चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये 2011 का जो सेंसस है उसके बेस पे होता है, या जो हमारा न्यू सेंसस का रिजल्ट जब आएगा तब होता है। ये तो अभी बिल एक बार तो पास नहीं हो पाया था। अभी समझने वाली है क्यों ये मामला फंस रहा है। मामला ये इसलिए फंस रहा है क्योंकि जो अभी हम लोगों ने डेटा देखा टीएफआर का, उससे एक चीज क्लियर है कि जब सीटों की संख्या बढ़ेगी, प्लान ये है कि सीटों की संख्या 543 से, जब हम अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो 543 से बढ़ा के 800 से भी ज्यादा करने का प्लान है। ठीक। अब अगर ये सीटों की संख्या इंक्रीज होगी तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज होगी। तो जितना आपका जनसंख्या बढ़ेगा उसके हिसाब से सीटों की संख्या बढ़ेगी उसी के रेशियो में। तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि नॉर्थ में ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है, साउथ में भी इंक्रीज हुआ है बट कंपैरेटिवली कम हुआ है। तो नॉर्थ में पहले से भी सीटें ज़्यादा थी, जैसे मान लीजिए यूपी की हम बात कर रहे हैं, तो 80 से वो सीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। उसके पीछे क्या चीज़ें हैं, अभी हम लोग जस्ट इसके पीछे वाली स्लाइड में टीएफआर का डेटा देखे, और वो टीएफआर का डेटा कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि साउथ के स्टेट्स ने अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ पे काफ़ी काम किया है। तो अब इसमें ये इशू आ रहा है कि अब साउथ के स्टेट्स ये कह रहे हैं कि भाई हम लोगों ने तो बहुत अच्छा वर्क किया, हम लोगों ने अपने फर्टिलिटी रेट को पे काम किया, उसको कम किया, और उसका रिजल्ट हमें ये देखने को मिल रहा है कि जब सीटों का बंटवारा होगा, जब नई सीटें आएंगी तो नॉर्थ में ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा सीटें हो जाएंगी। तो पूरा का पूरा जो आपके इलेक्शन का जो कहीं ना कहीं जो इन्फ्लुएंस है वो क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। जो इम्पैक्ट वो कहीं ना कहीं नॉर्दर्न स्टेट्स का पूरे ऑल ओवर इलेक्शन पे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल जाएगा। ये एक पूरा सीन हमें, जो बहुत सारे स्टेट साउथ के डिमांड कर रहे हैं, जो इसको अपोज कर रहे हैं, वो देखने को मिल रहा है। खास करके तमिलनाडु काफ़ी इसका विरोध कर रहा है। और वैसे भी तमिलनाडु की जब हम लोग एक वीडियो में बात किए थे तमिल पॉलिटिक्स की, तो वहाँ पे तो पेरियार की आइडियोलॉजी काफ़ी हावी है। किस तरीके से वो लोग, हम लोगों ने वहाँ पे डीपली देखा था कि जो हिंदी भाषी बेल्ट के लोग हैं उनके खिलाफ में काफ़ी बात करते हैं, या एंटी हिंदी सेंटिमेंट, एंटी नॉर्थ इंडियन सेंटिमेंट जो हमें देखने को मिलता है कि हिंदी भाषी लोग अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा इंक्रीज ना कर पाए साउथ में। तो बाकी मैं हर स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल की, लेकिन खास करके तमिलनाडु में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इसीलिए जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 की जब बात हुई, इसमें ट्राई लैंग्वेज हम फॉर्मूला की बात करते हैं, तो तमिलनाडु ने उसका बहुत विरोध किया। वो लोग कह रहे थे कि भाई इससे तो कहीं ना कहीं आप हिंदी को थोप रहे हो हमारे ऊपर। हालांकि एनईपी 2020 में जो ट्राई लैंग्वेज फॉर्मूला था उसके कुछ अलग चीजें थी, और कभी हम लोग डीपली बात करेंगे क्योंकि मैंने भी कुछ काम एनईपी 2020 में, चूंकि ट्राइबल लैंग्वेजेस पे भी काफ़ी बात हो रही है, तो मैंने भी कुछ इवेंट्स ऐसे अटेंड किए हैं और कुछ वर्क किया है एनईपी 2020 में, जो ट्राइबल लैंग्वेज इश्यूज से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स पे वर्क किया है, कुछ चैप्टर्स पब्लिश भी किए हैं इस पे, तो कभी डीपली उन विषयों पे बात होगी। लेकिन यहाँ पे जस्ट मैंने इसलिए ऐड किया कि कितना ज़्यादा एंटी हिंदी सेंटिमेंट, एंटी नॉर्थ इंडियन सेंटिमेंट खास करके तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है। और इसका लिंक कहीं ना कहीं पेरियार की आइडियोलॉजी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। पेरियार की जो आइडियोलॉजी है, जो उनका दर्शन है, वो बहुत ही डीपली रूटेड है तमिल जो जनता है उसके अंदर। अदर हर स्टेट में ऐसा नहीं है। अगर हम तेलंगाना की बात करें, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या केरल की बात करें, तो वहाँ पे हो सकता है आपको इतना उस तरह के सेंटिमेंट ना देखने को मिले, बट तमिलनाडु में देखने को मिलता है। तो ये जो पूरा डिलिमिटेशन बिल का इतना विरोध हुआ था, और जब ये बिल आया उसके बाद आप सभी को पता है अभी कुछ दिन पहले ये पास नहीं हो पाया। उसके बाद अभी जो बात हो रही है, अभी जब ये मैं अभी रिसेंटली न्यूज़ देख रहा था एक दो दिन पहले, तो अब ये चर्चा है कि अब गवर्नमेंट ने इसमें कुछ संशोधन किए हैं। गवर्नमेंट कह रही है कि हम 50-50% इंक्रीज करेंगे सीट को। ठीक है। अब यहाँ पे तो चलिए लग रहा है कि साउथ के जो स्टेट्स हैं जो इसका विरोध कर रहे थे वो शायद अब मान सकते हैं, और उनकी जो प्रतिक्रिया आई है, हालांकि कांग्रेस पार्टी अभी भी इस चीज का काफी विरोध कर रही है, लेकिन अब जो चाहे वो डीएमके हो या अदर पार्टीज हो,
उनकी प्रतिक्रिया से ये लग रहा है कि हो सकता है अब वो इस चीज को स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली वाली से तो ये चीज थोड़ी सी बेटर रहेगी। पहले वाली जो, जब ये बिल जो पास नहीं हो पाया, उसके पहले वाला जो इसका पूरा सिनेरियो था, उसमें ये था कि डिलिमिटेशन के बाद जो सीटों की संख्या बढ़ेगी वो बढ़ेगी ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो नॉर्थ के स्टेट्स में पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हुई है तो वहाँ सीटों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, साउथ में भी बढ़ेगी बट कंपेरेटिवली कम होगी। तो जो प्रोपोर्शनेट शेयर है वो साउथ का कम हो जाएगा। ये शेयर वाली ही मेन बात है, शेयर इनका कम हो जाएगा। और यही पे इसी पॉइंट पे मेन वो लोग उस चीज का विरोध कर रहे थे। लेकिन अब 50-50% वाला जो मामला है, कि हम 50% सीट इंक्रीज करेंगे, जितनी पहले थी किसी स्टेट की सीट हम उसका 50% इंक्रीज करेंगे। जैसे अगर यूपी में 80 थी तो हम उसका 50% मतलब 40 उसमें ऐड करके उसको 120 करेंगे। तो हम इस तरीके से इंक्रीज करेंगे। इससे आपका जो शेयर वाला इशू है वो कहीं ना कहीं वो सॉल्व करने का हमें लग रहा है कि प्रयास कर रहे हैं। तो मतलब इक्वल हो जाएगा, 50% हर स्टेट में इंक्रीज होगा। लेकिन इसमें भी एक कानूनी पेच फंस रहा है। कानूनी पेच क्या है कि आपके संविधान में ये जो आर्टिकल है 81, आर्टिकल 81 इसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आर्टिकल 81 क्या कह रहा है? आर्टिकल 81 ये कहता है कि आप, मतलब आप इसको पढ़ लीजिएगा डीपली, अलग से भी पढ़िएगा। इस पे आपको जब गूगल पे सर्च करेंगे तो पूरा आर्टिकल 81 डीपली आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। लेकिन इस पे मेन पॉइंट समझने वाला ये है कि आर्टिकल 81 कह रहा है कि आप जो सीटों को जो आप ऐड करेंगे या सीटों का जो बंटवारा होगा वो होगा पॉपुलेशन के बेस पे। और उसमें एक हमें समानता रखनी पड़ेगी। समानता का मतलब ये नहीं कि हर स्टेट में इक्वल पॉपुलेशन, इक्वल सीट होगी, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा शब्दों को यहाँ पे समझना होगा। ये आर्टिकल जो 81 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट में जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कितनी सीट होनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसी रेशियो में आपको हर स्टेट में बढ़ानी होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर कहीं पे मान लीजिए 1000 लोगों पे 10 सीटें हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ केवल, 1000 लोग 10 सीट्स, तो 2000 लोग, 2000 लोग हैं तो आपकी कितनी सीट हो गई? 20 सीट। ऐसे इस रेशियो में आपको रेशियो इक्वल रखना है। लेकिन जैसे जैसे कहीं पे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। मैंने जस्ट एक सिंपल एग्जांपल सिर्फ लिया 1000 2000 का। लेकिन अब अगर ये लोग 50-50 वाला करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी? आप हर जगह पे केवल 50% सीट ही अगर बढ़ा रहे हैं तो जो नॉर्थ इंडिया में यूपी है, यूपी में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे जितने लोगों का प्रेशर रहेगा, कंपेरेटिवली तमिलनाडु में उतना प्रेशर नहीं रहेगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पे पॉपुलेशन का। तो उसमें इक्वलिटी फिर नहीं आ पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो आपका आर्टिकल 81 है वो उसी पुराने वाले फॉर्मूला पे आपको ले जा रहा है कि आप अगर डिलिमिटेशन करें तो उसी पुराने फॉर्मूला पे करें, जिसमें ये कहा गया था कि आप डिलिमिटेशन या परिसीमन ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन करेंगे, जिसमें जहां पे जैसी पॉपुलेशन है उसी के अनुपात में आप सीटों को इंक्रीज करेंगे। सिंपल यही इसका कहना है, ये चीज है। तो अब देखते हैं क्या इसका कुछ तोड़ निकल पाता है, क्या इसमें कुछ संशोधन होता है आर्टिकल 81 में। मॉनसून सेशन चल रहा है और अगर ये बिल पास होते हैं, और इसी से कनेक्टेड है वुमेन रिजर्वेशन बिल, क्योंकि जो सीट्स बढ़ेंगी उसमें फिर महिलाओं की हिस्सेदारी की बात हो रही है, जो वुमेन कोटा या वुमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है, तो वो ये दोनों ही आपस में काफी हद तक कनेक्टेड है। वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, वुमेन कोटा और एंड डिलिमिटेशन। तो ये काफी हद तक हमारा जो टीएफआर वाला पूरा सेक्शन था उससे जुड़ा हुआ था। और जब से ये डेटा रिलीज हुआ था 1.9 वाला, तब से मेरा प्लान था कि मैं इस पे जरूर एक वीडियो अपलोड करूंगा और एक हम लोग स्टेट वाइज एनालिसिस करेंगे। नॉर्थ साउथ जो डिवाइड एक हमें टीएफआर में देखने को मिलता है उसका एक एनालिसिस करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक डिफरेंस है और कैसे एक जो एवरेज का डेटा होता है नेशनल एवरेज का, वो कई बार बड़े देशों के केस में जहाँ पे विविधताएं अधिक हैं हमें रियल पिक्चर नहीं देता है और क्षेत्रीय असमानताओं को छुपाता है। और साथ ही साथ चूंकि मैं इस पे भी स्टडी कर रहा था तो मुझे लगा कि चलो डिलिमिटेशन पे भी साथ में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ से ही संबंधित है।
नॉर्थ ने ज़्यादा ग्रोथ की, साउथ ने कंपेरेटिवली थोड़ी कम की, सीटों की संख्या नॉर्थ में ज़्यादा ना हो जाए। इसी चीज़ का विरोध किया जा रहा है साउथ के स्टेट्स के द्वारा, क्योंकि अगर सीटों की संख्या नॉर्थ में ज़्यादा हो गई तो आने वाले समय में जो लोकसभा के इलेक्शंस होंगे उसमें नॉर्दर्न स्टेट्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और साउथ साउथ के जो स्टेट्स हैं उनका इन्फ्लुएंस बहुत कम रहेगा। और एक जो हिंदी भाषी बेल्ट है, हिंदी भाषी क्षेत्र है, उसका इन्फ्लुएंस हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा और इसी चीज़ का विरोध साउथ के बहुत सारे स्टेट्स कर रहे हैं, खास करके तमिलनाडु। और अब हालांकि जो 50% वाला केस इसमें आ गया है तो गवर्नमेंट कुछ संशोधन करके इस चीज़ को करना चाह रही है 50% वाले फॉर्मूला पे। बट देखते हैं, आर्टिकल 81 का एक पेज फंस रहा है, किस तरीके से इन मुद्दों को सॉल्व किया जाता है। अगर कुछ अपडेट इसमें होगा तो मैं ज़रूर इस पे फिर से वीडियो बनाऊंगा और जैसे ये कैसे लागू होता है, किन संशोधनों के साथ लागू होता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो फिर इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही। थैंक यू।